सेमेस्टर 2 को क्रैक करते हुए हम आज पहुंच चुके हैं ज्योग्राफी के ऊपर और हमारा पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब ये मैंने थोड़ा सा बीच से उठाया हुआ है, इससे पहले भी काफ़ी चैप्टर हैं लेकिन थोड़ा सा इजी चैप्टर के हिसाब से चलेंगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बना होगा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम एग्रीकल्चर पे जाएंगे और हमने सिविक्स और हिस्ट्री कंप्लीट कर रखा है। आप देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। चलिए, अच्छा एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, भरोसा रख सकते हैं आप, टू द पॉइंट में जाता हूँ। सिलेबस सेमेस्टर 2 के रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाता हूँ और नोट्स मैं नहीं देता हूँ, नोट्स मैं नोट करवाता हूँ, आप नोट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम हवा में उड़ के कहीं जा सकते हैं, या तो हम पानी में तैर के जा सकते हैं, या तो हम पैदल चल के जा सकते हैं, यानी लैंड पे। समझ में आ रही बात? अभी हम बात करते हैं लैंड पे हम कैसे जा सकते हैं। लैंड पे भाई मैं या तो गाड़ी ले सकता हूँ, रोडवे जा सकता हूँ, या तो मैं रोडवे जा सकता हूँ, या तो मैं रेलवे जा सकता हूँ, ये रेलवे की तरफ से जा सकता हूँ। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपके लिए, मतलब अगर फैमिली को लेके आपको कहीं जाना है, फैमिली को लेके कहीं जाना है, तो हमारे बुक के अनुसार कह लो या किसी के अनुसार कह लो, वाटर से अगर आप ट्रांसपोर्ट हो रहे हो, किसी भी जगह जा रहे हो, इट्स द सेफेस्ट। अभी आपके सिलेबस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि विच इज द सेफेस्ट टू वाटर। क्यों सेफेस्ट है भाई? क्योंकि मान लो आप शिप से जा रहे हो, वैसे तो शिप आपने डूबने का न्यूज़ बहुत ही कम सुना होगा, एकदम टाइटैनिक एक मूवी है जिसके चलते हमें डर लग जाता है, लेकिन नहीं, शिप उतनी जल्दी डूबती नहीं है। और यदि डूब भी जाती है ना तो आप इंस्टेंटली, अगर प्लेन में कुछ क्रैश हो गया ना तो खत्म खेला है, अगर रोड में कुछ क्रैश हो गया ना खत्म खेला है। लेकिन वाटर में अगर कुछ लीकेज होता है तो एक ही बार में शिप उलट नहीं जाती, शिप धीरे धीरे डूब रही होती है और आपके पास स्विमिंग जैकेट होता है, अगर आपको तैरने नहीं भी आता है तो भी आप बच जाते हैं, रेस्क्यू टीम आ जाती है। तो इसीलिए वाटर को सबसे ज़्यादा सेफेस्ट माना जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, भले ही ये थोड़ा सा स्लो होता है। तो अभी के लिए हम बात करते हैं रोडवे और रेलवे की। अगर मैं रोडवे बोल रहा हूं तो उसमें रेलवे भी कवर हो रहा है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सिलेबस भी तो पढ़ना है यार। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर कोई पूछे तो सबसे पहली बात, गुड्स को हमें अगर ट्रांसपोर्ट करना है, अगर गुड्स को हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन का काम। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के चलते जो रूरल एरियाज होते हैं, आपके बुक में कुछ उल्टा लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। रूरल जो एरियाज हैं उन्हें अर्बन एरियाज के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करवाता है? ट्रांसपोर्टेशन। मान लीजिए गांव में सोलर सिस्टम की जरूरत है, किसकी जरूरत है? सोलर सिस्टम की। अब मेरे पास सोलर पैनल नहीं है भाई, तो मैं वो कहां से ला सकता हूं? अर्बन एरिया में, शहर में जाऊंगा, खरीद के लाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा होता है। अब इसे रटने की जरूरत नहीं है यार, दिमाग में जो आ रहा है ना सोच लो। अगर हमारे पास रोड नहीं होता, क्या नहीं होता, हम तो क्या कर सकते थे? हम घूम नहीं सकते, हम खाना नहीं खा सकते, ये सब चीज़ें थी, ठीक है। इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। और क्या करवाता है भाई? इंडस्ट्रियलाइजेशन करवा रहा होता है। क्या करवाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे कि आप ये बात जानते होंगे कि इंडस्ट्रीज जहां होती हैं वहां पे ज़्यादातर लोग लोकल एरिया से आते हैं, अर्बन रूरल एरिया से आ रहे होते हैं, उसके चलते बड़े बड़े इंडस्ट्री चल रही होती हैं, बेस यहाँ का होता है। तो ये लोग अर्बन एरियाज में जाके इंप्लॉयमेंट इन्हें मिलता है, उसी के चलते शहर का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा होता है और इसी से हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा होता है, डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ आवर इंडिया। समझ रहे हो बात? ये इंपॉर्टेंस हो गया ट्रांसपोर्टेशन के। आपसे पूछ दिया जा सकता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन सब में ट्रांसपोर्टेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, आप बोल दो आराम से। ज्योग्राफी एकदम हार्ड नहीं है, हर एक चीज़ आपको रटने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ समझने की जरूरत है। ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको फील आ रही होती है, फिर इसको छोड़ के, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोडवेज की। किसकी बात कर रहे थे? रोडवे की। अच्छा, बात करते हैं कि कितने प्रकार के रोड हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ रोड्स, ठीक है। सबसे पहला आता है एक्सप्रेसवे। क्या आता है? सबसे पहला आता है एक्सप्रेसवे, जिसे हम सुपर हाईवे भी बोल रहे होते हैं। एक्सप्रेसवे का आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, पर फिर भी मैं ये बता देता हूँ, 6 to 8 लेन्स हो रहे होते हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 से 8 लेन्स हो रहे होते हैं और इसके कुछ ही जगह से लिमिटेड एक्सेस है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा गांव रोड के एक्सप्रेसवे के पास में है तो मैं यहाँ से अपनी गाड़ी को यहाँ से रोड पे फेंक के फिर चल सकता हूँ, नहीं। वहाँ पे स्ट्रिक्ट, वहाँ पे ट्रैफिक लगे हुए हैं, एक ही जगह से मेरा एंट्री, एक ही जगह से मेरा एग्जिट होता है, कुछ स्पेसिफिक। और यहाँ पे एक स्पीड कंट्रोलर दिया रहता है कि 50 किलोमीटर की रफ्तार से आप नहीं ज़्यादा चल सकते हो, नहीं धीरे चल सकते हो। धीरे चलोगे तो पीछे वाले टक्कर मारेंगे, ज़्यादा चलोगे तो आगे वाला टक्कर मारेगा। ये बात समझ में आ गई। जनरल एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेसवे। तो ये समझ में आ गया है हमें, एक्सप्रेसवे भाई बहुत बड़ी कोई चीज़ है। अच्छा, एक्सप्रेसवे कितने कौन कौन से हमारी कंट्री में एक्सप्रेसवे? सबसे पहले एक्सप्रेसवे है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो एक्सप्रेसवे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है। यहाँ पे आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे का फोटो दे रखा है, सुंदर लग रहा है देखने में। अच्छा, ये कौन कौन सी सिटीज को कनेक्ट कर रहा होता है? दिल्ली, याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली को मुंबई से, और चेन्नई और कोलकाता,
इन चारों मेजर सिटीज को, मेट्रोपॉलिटन सिटीज को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक एक्सप्रेसवे है जो कनेक्ट करता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बहुत आसान है, कोई अगर कोड बनाना है तो अपने बना लो, कोड बनाना बहुत आसान चीज है। ओके, दूसरा एक्सप्रेसवे है हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। दूसरा एक्सप्रेसवे है हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अच्छा, नॉर्थ में हमारा कश्मीर है, नॉर्थ में कश्मीर है और साउथ में कन्याकुमारी। तो कश्मीर टू में कन्याकुमारी, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा होता है एक्सप्रेसवे बड़ा सा, उसे हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कह रहे होते हैं। अगर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी होना चाहिए। तो वेस्ट में हमारे पास गुजरात है, वेस्ट में हमारे पास गुजरात है और ईस्ट में, एकदम ईस्ट में हमारे पास आसाम है। वेस्ट में हमारे पास गुजरात है, ईस्ट में हमारे पास आसाम है। इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला एक्सप्रेसवे है उसे हम कहते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। यहाँ पे हमने एक्सप्रेसवे खत्म कर लिया, बहुत से मजा आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे टाइप के रोड की, जो है नेशनल हाईवे। अच्छा हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया। एक्सप्रेसवेज को मेंटेन और बना कौन रहा होता है, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है इन्हें? हु आर मेंटेनिंग इट, इम्प्लीमेंटिंग इट। ओके, NHAI, कौन? NHAI, ये जो फुल फॉर्म है कुछ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एक्सप्रेसवेज को क्या कर रहा होता है? मेंटेन कर रहा होता है, कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। अगर आप कहेंगे कि ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर किसने बनाया, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसे बनाया और वहीं उसे मेंटेन कर रहा होता है। ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम नेशनल हाईवे की। नेशनल हाईवे, अब देखिए नेशनल हाईवे क्या होते हैं, अगर आपको जानना है नेशनल हाईवे क्या होते हैं, पहले ये जानना है कि नेशनल हाईवे को बना कौन रहा होता है। जैसे कि इसे NHAI बना रहा है, इसे CPWD बना रहा होता है। कौन भाई? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। कौन? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नेशनल हाईवे को मेंटेन और कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। अच्छा, नेशनल हाईवे क्या करते हैं भाई? नेशनल हाईवे क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो स्टेट कैपिटल्स हैं, जैसे कि पटना का कैपिटल कौन है भैया? पटना का कैपिटल कौन है? सॉरी, बिहार का कैपिटल कौन है? पटना। अच्छा, तो बिहार स्टेट है, उसका कैपिटल उसे किसी एक मेजर सिटी से, उसे मेजर सिटीज से कनेक्ट करने का काम किसका है? नेशनल हाईवे का। और इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं, ये चेन्नई में ज़्यादातर पोर्ट्स हैं, फिर मुंबई आ जाइए, ये सब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं स्टेट कैपिटल्स को मेजर सिटीज़ के साथ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के साथ और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करने का काम इसका होता है। समझ में आ गई बात? इतना ही आपको याद रखना है यहाँ से। और तीसरा होता है, अगर एक्सप्रेसवे आ गया जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, नेशनल हाईवे आ गया जो स्टेट कैपिटल और मेजर सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, वैसे एक स्टेट हाईवे आता है। कौन आता है? स्टेट हाईवे। तो जैसे इसे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, वैसे ही स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है और मेंटेन कर रहा होता है। अब इनका क्या काम है भाई? तो जो कैपिटल नहीं, जो कैपिटल्स है, स्टेट के जो कैपिटल है, यहीं की बात, उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ कनेक्ट करने का जिम्मेदारी स्टेट हाईवे का होता है। जो स्टेट कैपिटल से, मान लीजिए पटना को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ कनेक्ट करने को जिम्मेदारी, जैसे कि कोलकाता में एक स्टेट है नॉर्थ 24 परगना, उसको उसके कैपिटल के साथ कनेक्ट करना, ये सब चीज़ें किसकी होगी? स्टेट हाईवे की। ये बात आगे हमारी टाइप्स ऑफ रोड हमारा खत्म होता है। अब बात करते हैं रोड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। हम एडवांटेज डिसएडवांटेज सब देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं रोड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैं क्वेश्चन लिखते लिखते तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो में, आपको बोल देता हूँ क्वेश्चन, मैं बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स हैव लार्ज डेंसिटी ऑफ रोड्स। ऐसा क्यों? ज़्यादातर आपको एक्सप्रेसवे हो गए, आपको नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, स्टेट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, नॉर्दर्न स्टेट्स में क्यों ज़्यादा डेंसिटी है रोड्स की। और यही चीज़ अप्लाई होती है रेलवेज के साथ भी, यही चीज़ अप्लाई हो रही होती है रेलवे के साथ। जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनके पास आपको रोड ज़्यादा देखने को मिलेंगे, रेलवे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये बात अलग है कि उन्हें कोई मेंटेन नहीं कर रहा होता है, सरकार छोड़े। तो क्यों, इसका आंसर क्या होगा? वाई सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आपसे उठ जाएगा। अब आप एग्जामिनर को बड़े ही अच्छे से बताएंगे कि भैया सर जो नॉर्दर्न स्टेट्स है ना, हमने पढ़ा हुआ है सेमेस्टर 1 में, आपने खतरनाक क्वेश्चंस दिए थे उसके हिसाब से कि नॉर्दर्न जो स्टेट्स हो रहे होते हैं उनका जो लैंड होता है फ्लैट होता है,
क्या होता है, फ्लैट होता है। उसीलिए हमने पढ़ा कि वेल्स भी आपको वहीं पे ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सेमेस्टर 1 में। या तो इस तरीके से प्लेन में होते हैं, प्लेन होते हैं या फ्लैट होते हैं। उसी कारणवश कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो बड़ा ही चीप में हो जाता है। अरे भैया, अगर आपको इस तरीके से पहाड़ दे दिया जाए, आपको कहा जाए कि रोड बनवाना है, तो कितना कंस्ट्रक्शन का काम लगेगा। या तो अपने पहाड़ को तोड़ दोगे, या तो इसके ऊपर से इस तरीके से हाईवे बनाना होगा, बहुत कंस्ट्रक्शन का काम लग जाएगा। लेकिन वहीं आपको इस तरीके से सिंपल से लैंड है, इसके ऊपर आपको, उसमें भी घोटाला हो ही रहा है, थोड़ा सा आपको मिट्टी भी नहीं डालना, गिट्टी डाल के उसके ऊपर प्लास्टर कर दीजिए, खत्म कहानी। तो कितना कॉस्ट कम पड़ जा रहा है। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, क्यों नॉर्दर्न स्टेट्स के पास ज़्यादा रोड दिखेंगी। और दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि नॉर्दर्न स्टेट्स के पास जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो बड़ा ही ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन सब राज्यों का जो एग्रीकल्चरल जो लैंड है बड़ा ही फर्टाइल होता है। एग्रीकल्चर है बड़ा ही बढ़िया होता है, उसी चलते ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा होता है, उसी चलते आउटकम निकल जाता है। ये आउटकम वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, मुझे कब फायदा होगा, अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मुझे कब फायदा होगा, अगर लोग उसे चला रहे होंगे। अगर मैंने यहाँ पे रोड बनवा दिया, लोग वहाँ पे जा ही नहीं रहे हैं, तो क्या फायदा रोड बनवाने का। आउटकम भी तो निकलना चाहिए। मैंने वहाँ पे पेट्रोल पंप डाल रखा, वहाँ पे मैंने ट्रैफिक लगा रखा, वहाँ पे मैंने एक्सप्रेसवे बनाया है, तो वहाँ पे मैंने पैसे चार्ज करे, टिकट काट रहा हूँ। ये सब चीजें चलते आउटकम ज़्यादा मिल रहा होता है, उसी चलते नॉर्दर्न स्टेट्स में डेंसिटी ऑफ रोड्स एंड रेलवेज ज़्यादा होते हैं। इसी का एक विपरीत क्वेश्चन, इसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन वी हैव कि जो साउदर्न स्टेट्स हैं, उनके पास डेंसिटी ऑफ रोड्स क्यों कम होते हैं भैया। साउदर्न कह लो या एकदम ऊपर वालों को कह लो, कश्मीर में आ जाओ या फिर साउदर्न स्टेट्स आ जाओ, वहां पे, अच्छा वैसे साउदर्न नहीं कहना चाहिए, साउदर्न नहीं, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर और मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो स्टेट्स हैं उनके पास क्यों डेंसिटी ऑफ रोड्स एंड रेलवेज कम होते हैं। तो जैसे हमने इस नॉर्थ स्टेट्स का सबसे पहला पॉइंट पढ़ा हुआ था कि जो फ्लैट लैंड्स हैं, उसी चलते यहाँ पे जो टोपोग्राफी है आपकी, इट्स रग्ड टोपोग्राफी के चलते, रग्ड मतलब ऊबड़ खाबड़। अब वहीं मैं बता रहा हूँ ना, इस तरीके से दे दिया जाए आप रोड बनवाइए, आधा खर्चा इसे तोड़ने में, आधा खर्चा इसे ऊपर से ढकने में, फिर लगाने में, उसमें घोटाला भी करना है, उससे हमारा फायदा भी देखना है। तो इन सब कारणों के चलते रोड्स ज़्यादा वहाँ पे नहीं दिखते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यही कि जम्मू कश्मीर में आप देखिए ना यार, 370 हट भी गया तो भी कितनी दिक्कत हो रही है। अब भाई जम्मू कश्मीर अगर मैं कह दूँ आपको जाने के लिए, तो आधे लोग पहले डर जाएंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी पॉपुलेशन वहाँ का कम होता है, पॉपुलेशन कम है, उसी चलते दूसरा पॉइंट उसी का जस्ट अपोजिट यही है, ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। अच्छा, तो ये हमने कंप्लीट किया। अच्छा, पॉपुलेशन अगर कम है तो वहाँ का आउटकम कम आएगा, वही चीज़। तो ये हमने बात किया रोडवे के कुछ इंपॉर्टेंट बात पे। अब हम आएंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोडवेज। ओके, अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोडवे और रेलवे की बात करते हैं, रेलवे की अलग से हम बात करेंगे। अच्छा, रोडवे लिख देता हूँ, अभी रोडवे की बात हो रही है। अच्छा, तो जैसे कि मैंने बताया था, नॉर्दर्न स्टेट्स हैं तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम पड़ेगा। अरे भाई, मुझे एक रोड बनवाना है और मुझे एक रेलवे की पटरी बनवानी है, या फिर मुझे एक एयरपोर्ट बनवाना है, कौन सा सस्ता पड़ेगा? रोड बनवाना। मैं थोड़ा सा वहाँ पे घोटाला भी कर सकता हूँ। अगर मैं एयरवे बनाने में अगर घोटाला करने लग जाऊंगा तो सर देश पे सवाल उठ जाएगा ना। अगर मैं रेलवे बनाने में घोटाला कर जाऊंगा, जैसे कि पटना से सिलीगुड़ी की जो ट्रेन हादसा जो हुआ था, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे गलती हुआ था, उसी कारण ये हादसा हुआ था। तो ये सब घोटाले ही हैं और कुछ नहीं। फिर भी रोडवे में कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो कम पड़ जाता है। अगर हम बात करें इसके विपरीत डिसएडवांटेज की, तो अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा रिस्की कौन सा है, तो मेरे हिसाब से तो भाई रोडवे है, आपके बुक के हिसाब से रोडवे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है। वाटर या फिर एयरवे या फिर रेलवे में थोड़ा सा ध्यान दे भी दिया जाता है, लेकिन रोडवे में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। उससे चलते सबसे ज़्यादा अनसेफ अगर कोई बात करे तो रोडवे ही है। फिर एडवांटेज की और बात करते हैं तो कैन बी बिल्ट एनीवेयर, कहीं भी आप बना सकते हैं। मुझे रोड बनवाना है, भले ही एक पहाड़ है, मुझे रोड बनवाना है, भले ही कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं बना तो सकता हूँ ना इस तरीके से तोड़ फाड़ के या फिर कैसे भी। लेकिन वहीं मुझे एयरपोर्ट बनवाना है ऐसे जगहों पे, मुझे रेलवे बनाना है, नहीं बना सकता। तो ये दूसरा एडवांटेज हो गया। और फिर तीसरी बात, इजीली अवेलेबल 24/7। कॉमन मैन, मुझे जाना है कहीं, मुझे पैदल ही जाना है भाई, तो मैं रोड का इस्तेमाल कर लूँगा ना।
वाटर, अगर वाटरवे है, शिप्स है या फिर रेलवे है, तो मुझे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रुकना होगा और फिर मैं एडजस्ट नहीं हो सकता उस टाइम के हिसाब से, लेकिन रोड में आराम से एडजस्ट हो सकता हूँ। तो ये एडवांटेज हो गए रोडवे की। अच्छा, अब इसी के विपरीत डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्सीडेंट प्रोन है, नॉट सेफ फॉर फैमिली और रेगुलर ट्रेवल। अगर आप फैमिली के साथ रेगुलरली कहीं जा रहे हैं, रोड पे पूरी फैमिली एक ही गाड़ी में लदा के बैठी हुई है, तो गलत है ये चीज़, याद रखना। रोड्स आर नॉट सेफ, एकदम सेफ नहीं है। भले ही आप 10 की स्पीड पे चला रहे हैं, पीछे वाला 100 की स्पीड पे आएगा, ठोकेगा, काम खत्म होगा। ट्रैफिक बहुत बड़ी बात। कोई एक नेता जा रहे हैं और कोई एक एम्बुलेंस जा रहा है, नेता चले जाएंगे, एम्बुलेंस रुका रहेगा। ये चीज़ हो रही है, मूवीज में नहीं होती है, मैंने देखा है। तो और उसी के चलते नेता जा रहे हैं तो पूरी पब्लिक रुकी हुई है, तो ट्रैफिक किसी को जल्दी है क्योंकि इमरजेंसी है, लेकिन वो रुका रहेगा, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। वही चीज़ एयर में आप देखो तो ट्रैफिक नहीं दिखता। चलिए, और तीसरा मैंने बोल दिया, यहाँ पे पढ़ लीजिए, मैं नहीं इसे बोल सकता, ठीक है। तो यही बात है कि मेंटेनेंस नहीं हो रहा होता है रोड्स का। मेंटेनेंस नहीं होता है, उसके चलते क्या होता है, वियर एंड टियर आ जाता है, वियर एंड टियर ऑफ व्हीकल्स, वियर एंड टियर ऑफ व्हीकल्स। अब ये क्यों भाई, अगर रोड में ऐसे अगर आप गड्ढे देखोगे तो इंडिया में गड्ढे हैं ना भाई। आप गाड़ी चला रहे हो, यहाँ पे गड्ढे आ गए, फिर चलाया, यहाँ पे गड्ढे आ गए, उसके चलते एक चक्का फंसा, फिर आगे गए, एक चक्का फंसा। भले ही इंडिया भी डेवलप्ड है, लेकिन गड्ढे सारे हैं, तो उसके चलते वियर एंड टियर आ जाता है, व्हीकल्स में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज रोडवेज की बात कर ली। अब हम रेलवेज पे आते हैं। चलिए, वैसे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जामिनर को इंप्रेस कर देना है ना, या फिर अगर आपको नॉलेज लेना है, अगर एडवांटेज की बात करें रोडवे की, तो लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरा देश बंद था, सारे एयरवेज, वाटरवेज, रेलवे सब बंद थे, लेकिन रोड ही एकमात्र सहारा था जहां से 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर के लेबरर्स या फिर लोग अपने परिवार को लेकर चल दिए थे पैदल। तो रोडवे ही उस टाइम पे मदद किया था। इसे आप इंग्लिश में लिख देना अपने हिसाब से। तो ये एक एडवांटेज है, मैंने पॉइंट में नहीं लिया है, लेकिन ओके। अब बात करते हैं रेलवे की। अब बात आ गई भाई रेलवे की। तो रेलवे मतलब अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। रेलवे में बस आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने हैं, बिना कुछ रटे सटे दिमाग में डालो। एडवांटेज क्या हो सकता है भाई? अच्छा, रोड से मुझे अपने गांव जाना है, मुझे अपने घर जाना है, तो मैं रोड से गाड़ी चला के नहीं जा सकता ना फैमिली के साथ। तो मुझे अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो रेलवे सबसे बढ़िया है। पहला पॉइंट मैं लिख लिया, एग्जामिनर को खुश कर दिया। दूसरा पॉइंट, अच्छा मुझे फैमिली के साथ जाना है, मेरे घर में बच्चे भी हैं, सेफ चाहिए भाई, कोई पीछे से ठोक ना दे, तो रेलवे ही बढ़िया हो गए। दूसरा पॉइंट मैं लिख दिया कि सेफ हो गए। मुझे बहुत ज़्यादा सामान ले जाना है, मालगाड़ी आप देख रहे हो, ना ही आप रोडवे में मालगाड़ी ले जा सकते हो, ना ही आप एयरवे में मालगाड़ी ले जा सकते हो, नहीं ले सकते ना, बहुत सारे सामान है। सारे सामान जो है ज़्यादातर इंडिया के कंट्री के अंदर कहाँ से जा रहे होते हैं? रेलवे से। ये 3 हमने पॉइंट डाल लिए, ये हमने 3 पॉइंट डाली है। अच्छा, मैं रोड से जा रहा हूँ, ट्रैफिक आ गया, मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए, तो मुझे ट्रैफिक कब नहीं मिलेगा? रेलवे में नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये एक और एडवांटेज हो गया। मुझे काफ़ी दूर जाना है, थोड़ा सा चीप रेट में चाहिए। अगर मुझे भाई यहाँ से लंदन जाना है, लेकिन बहुत महंगा पड़ जाएगा ना एयर में, भले ही मैं क्विक हो जाऊँ, लेकिन मुझे चीपर रेट में बहुत दूर जाना होता है, तो मैं रेलवे का इस्तेमाल करता हूँ। रोडवे बहुत महंगे पड़ जाते हैं अगर हम बात करें चीप और लॉन्ग ट्रैवल में। अच्छा, ये बात होगी हमारे एडवांटेज की, इतना ही। तो अब रटना थोड़ी है यार इसमें, बस कुछ पॉइंट्स है, सुन लो, दिमाग में डाल दो, खत्म कहानी। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि देखो 8 बजे की ट्रेन है, सुबह 8 बजे की, मेरे घर से स्टेशन कम से कम 3 घंटे दूरी है। अब मुझे टाइम एडजस्ट इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं कर पाऊंगा। तो पहला चीज़ हो गया कि टाइमिंग इंडिविजुअल के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो सकती, आपको ट्रेन के हिसाब से चलना पड़ेगा, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा क्या भाई, अगर मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है तो मैं जा सकता हूँ भाई, लेकिन मैं अपने घर से मुझे दुकान जाना है तो मैं रेलवे का इस्तेमाल नहीं कर सकता शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ये एफिशिएंट नहीं है। अगर हम बात करें एयरवे से टाइम टेकिंग में, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। एयरवे में आप 1-2 घंटे में कहीं पहुंच जाते हो, लेकिन वहीं अगर रेलवे की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 1 दिन लग जाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं, तो टाइम टेकिंग होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम कंपेयर करें रोडवे से, तो उसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कंस्ट्रक्शन रेलवेज का टाइम टेकिंग है, एक्सपेंसिव, उसे मेंटेन भी करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये कुछ एडवांटेज हो गया। रेलवे भी कंप्लीट। अब आते हैं एयरवे पे, वाटरवे पे। ओके, चलिए अब बात करते हैं वाटरवे की। अच्छा, वाटरवे मैंने पहले ही बताया था कि अगर चीपेस्ट कोई और ओल्डेस्ट अगर ट्रांसपोर्टेशन का इंडिया का अगर कोई मीन है तो वो यही है भाई, वाटरवे। ठीक है, चीपेस्ट और ओल्डेस्ट कैसे भाई? रोड पहले नहीं थे ना, हवाई जहाज भी नहीं थे, रेलवे भी नहीं थे, कैसे आदमी जा रहे होते हैं? कोलंबस कैसे आए थे इंडिया में? सारी चीज़ें वाटरवे से ही आए थे ना। अच्छा, अब वाटरवे 2 प्रकार के होते हैं भाई, एक होता है इनलैंड मतलब देश के अंदर, और एक होता है आउटलैंड मतलब देश के बाहर। अच्छा, देश के अंदर वाले की ही बात करेंगे, सिलेबस में इतना ही है। इनलैंड, अच्छा
जैसे एक्सप्रेसवेज को, रोडवे को NHAI, CPWD, ठीक है, SPWD ये बना रहे थे, वैसे ही इनलैंड वाटरवे जो है उसे नेशनल वाटरवे मेंटेन कर रहा होता है। सॉरी, नेशनल वाटरवे मेंटेन नहीं करता, नेशनल वाटरवे होते हैं। जैसे कि एक्सप्रेसवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, नेशनल वो है, उसी तरीके से नेशनल वाटरवे है। नेशनल वाटरवे आपके बुक में बहुत सारे नाम है, सारे नाम मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, आपको बोरिंग लगने लगेगा, बुक में पढ़ लेना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना। नेशनल वाटरवे 1 ऐसे प्रयागराज से हल्दिया जाना है, गंगा की मदद से आप जा सकते हो। उसके बाद नेशनल वाटरवे 2 सदिया से अगर ढुबरी जाना है आपको तो ब्रह्मपुत्र से आप जा सकते हो। बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं वाटरवे के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। दिमाग में दौड़ाओ, पढ़ना है ही नहीं, याद रटना है ही नहीं, दिमाग में कैसे दौड़ाओगे। एडवांटेज क्या हो सकते हैं भाई? चीपेस्ट में मैंने पहले ही बता दिया, सबसे पहला चीपेस्ट। और सेफेस्ट की अगर हम बात करें, सेफेस्ट अगर कोई मीन है तो यही है। सेफेस्ट मीन अगर कोई है तो यही है, मैंने बताया है पहले ही क्यों सेफेस्ट है, फिर भी बता देता हूँ, डूब रहे हो तो मरोगे नहीं। अच्छा, उसके बाद बात करें तो कंस्ट्रक्शन की, रोडवे में रोड बनाने पड़ते हैं, एयरपोर्ट में एयरपोर्ट बनाने होते हैं, रेलवे में रेलवे बनाने होते हैं, लेकिन इसमें कुछ बनाना होता है क्या? नदी डालते हो क्या? पानी भर रहे होते हो? नहीं। तो कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है इज इक्वल्स टू जीरो, यानी नेग्लिजिबल। बस आपको पोर्ट्स बनाने होते हैं भाई, पोर्ट्स नहीं बनाओगे तो क्या तैर के आदमी जाएगा? नहीं। अच्छा, और बहुत इंपॉर्टेंट ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आ रहे होते हैं कि वाई वाटरवे इज इको फ्रेंडली, वाई वाटरवे इज इको फ्रेंडली। एडवांटेज में तो ये आ गया कि ये इको फ्रेंडली होता है। क्यों है? क्योंकि फ्यूल जो है ना एकदम बहुत कम होता है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें मुझे ये नॉलेज पता हुआ कि अगर आप 50 किलोमीटर की रफ्तार से शिप को चला दे रहे होते हो, थोड़ी देर के लिए मेंटेन कर दे रहे हो, तो उसके बाद इंजन बंद कर देते हो, तो वो कम से कम 20 किलोमीटर तक बिना किसी इंजन स्टार्ट किए चल सकता है। हालांकि उसमें विपरीत डायरेक्शन में ना जा रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में ना जाना चाहिए, जहां हवा की गति है उसी गति में उसे जा रहना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज ये है कि वो वेदर पे डिपेंड करेगा। आपने पढ़ा, आपने मूवीज में देखा होगा लाइफ ऑफ पाई में कि बार बार बाढ़ आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब चीज़ें सच में होती हैं। मैंने एक बार शिप से ट्रैवल किया था, शाम हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा हवा आने लगा था, उसी चलते शिप बहुत ज़्यादा हिलने लगा था। तो उसी चलते वेदर पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है। अगर मान लीजिए आप समुद्र के बीचों बीच हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा सुनामी आ जाए तो चांसेस खतरनाक हो जाते हैं, उसीलिए हमें डर लगता है भाई वाटरवे से, लेकिन ज़्यादातर ऐसे केसेस नहीं आ रहे होते हैं। और डिसएडवांटेज ये है सी सिकनेस। अगर आप ट्रैवल आपने किया है तो आपको पता होगा, नहीं किया है तो मैं बता रहा हूँ, शिप से अगर आप जा रहे हो तो सी सिकनेस होता है। खाना मत खाइएगा ज़्यादा, वरना इस तरह से लहरें होती हैं, शिप इस तरह से घुमा रहा होता है, सी सिकनेस हो जाता है, उल्टी होती है, बहुत खतरनाक, डेंजर, मतलब मन खराब हो जाता है। और सबसे ज़्यादा धीरे, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है जल्दी से, तो आप जल्दी से यार वाटरवे से नहीं जा सकते हो, टाइम लगने वाला ही है। मान लीजिए यहीं से विपरीत डायरेक्शन में हवा है, लहर है, अगर आपको जाना है तो थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा, सी सिकनेस हो जाएगी, स्लोअर हो जाएगा, बहुत दिक्कत है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर मुझे पंजाब से हरियाणा जाना है तो मैं शिप में नहीं बैठूंगा ना, तो लिमिटेड एरियाज, बहुत ही कम एरियाज में वाटरवे अवेलेबल है। ये खत्म हो गया हमारा वाटरवे, अब आते हैं एयरवे पे, जल्दी जल्दी चैप्टर समाप्त कर रहे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं एयरवेज की आखिरी। अच्छा, एयरवे दो प्रकार के होते हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। सुना ही होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट। एक और एडिशनल जानकारी अगर दे दो, नहीं रहने दीजिए, कोई एडिशनल जानकारी। चलिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम कुछ इंपॉर्टेंट है, कायदे से पढ़ लो, फायदे में रहोगे। कुछ नाम है, देख लीजिए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, दिल्ली वाले आप जानते होंगे जो दिल्ली से देख रहे हैं। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वैसे तो अगर आपको बात करूं तो रहने दीजिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल वेस्ट बंगाल एयरपोर्ट। अच्छा, ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन जाने यार, मत ही फिर जाए उनकी। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेस्ट बंगाल। अच्छा, चलिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करते हैं। डोमेस्टिक यानी घरेलू, ये तो बात जानते हो, तो झांसी एयरपोर्ट, कोटा एयरपोर्ट, कलकत्ता एयरपोर्ट, बिहार एयरपोर्ट, कहीं भी यार देख लो। चलिए अब बात करते हैं एयरवेज के एडवांटेजेस की। एयरवेज के एडवांटेज बताएंगे होता है क्या? सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अगर कोई दिखता है यही है, भले ही कॉस्टली है लेकिन कंफर्टेबल, फास्टेस्ट यही है। मैं कश्मीर में रह रहा हूँ, मुझे मुंबई जाना है, उड़ के पहुंच जाऊंगा 2 घंटे के अंदर। अच्छा, फास्टेस्ट मोड यही है। लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो यही है। और सबसे बड़ी बात, वाटरवे जो है वो वाटर में चल सकता है, शिप्स जो है, ठीक है, गाड़ी जो है वो रोड पे चल सकती है, ट्रेन जो है रेलवे पे चल सकता है, लेकिन हवाई जहाज भाई सब किसी को भी उड़ा सकता है। मतलब माउंटेन के ऊपर भी जाएगा, हिली एरियाज पे भी जाएगा, वाटर के ऊपर भी चला जा सकता है, लैंड पे तो चलेगा ही, और एयर में तो है ही, समझ रहे हो? मीन्स किसी भी परिस्थिति में हवाई जहाज उड़ सकता है। ओके, हालांकि वेदर बहुत खराब ना हो। और एक और बात, इंपॉर्टेंट रोल एयरवे निभा रहा होता है, कब? जब नेचुरल कैलामिटीज आ रही हैं,
अब उसमें अगर आपको एयरलिफ्ट करवाना है, जैसे कि केरला में आता है, तो एयरलिफ्ट कराना है, हेलीकॉप्टर से उड़ जाएंगे। और दूसरी बात, अगर एयर ड्रॉप कराना है, एयर ड्रॉप मतलब परमाणु बम नहीं गिराने, खाने को, मेडिसिन को, पानी को, ये सबको एयर ड्रॉप कराना है, तो ये एयर में बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। डिसएडवांटेज सबसे बड़ी बात अगर करें तो, अगर रिस्की की बात करें तो भैया जो भी आपके गॉड हैं, अगर एयर में बैठ रहे हो एक बार नाम जरूर ले लो। अगर गलती से कुछ हुआ, ना करे भगवान करे ना करे, लेकिन हुआ तो बचने के चांसेस नहीं होते, बचने के चांस नहीं होते। अगर क्रैशिंग हो गया, बचने का कोई चांस नहीं है। तो मोस्ट रिस्की अगर बात करें तो वो है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्की तो वैसे हमारे पास रोडवे है हमारा। अच्छा, कॉस्टली जरूर है। अगर आप जाना चाहें अपने पैसे पे तो नहीं जा सकते ना। अगर मुझे कल भी जाना है, आज भी जाना है, मैं बेरोजगार हूँ, नहीं जा सकता, कॉस्टली है बहुत ज़्यादा। वेदर पे डिपेंड कर रहा होता है, इसी के चलते फ्लाइट बहुत ज़्यादा लेट भी हो रही होती है। मुझे जाना है यहाँ से यहाँ, मुझे जल्दी ही पहुँचना है, यहाँ से यहाँ जाना है, मुझे जल्दी पहुँचना है, लेकिन वेदर खराब है। अब क्या भाई, बैठे रहो, 3 घंटा डीलेट, 4 घंटा डीलेट, 2 घंटा डीलेट, तो छूट गया हमारा काम। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि जो रेलवेज हैं वहाँ पे आप गुड्स बहुत ही आसानी से ले जा सकते हो, लेकिन एयरवे में गुड्स नहीं ले जा सकते, बहुत ही कम टोनेज, बस आपके सामान ले जाने लगभग 30 किलो वजन होता है, 40 किलो। और एक और बहुत बड़ी बात कि जो एयरवे होता है, जो हवाई जहाज़ हैं हमारे, एरोप्लेन, वो पेट्रोलियम पे चल रहे होते हैं, और पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए एक और डिसएडवांटेज, भाई वो चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमने कंप्लीट किया पहला चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन। आगे हम, अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो हम एग्रीकल्चर पे जाएंगे, चारों कंप्लीट करेंगे चैप्टर सेमेस्टर 2 क्रैक करते हुए। सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तीनों तो एकदम रगड़ के खत्म होना चाहिए। सेमेस्टर 2 का अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो कोई चिंता की बात नहीं, आप लेट नहीं है। सारे प्लेलिस्ट हमारे चेक करिए, वहाँ पर हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ा है। नोट्स नहीं दिए हुए हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कराने वाला हूँ एग्जाम से कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले। अच्छा, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।